ब्लू टंग एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मेनली शीप को अफेक्ट करती है और कभी-कभी कैटल में भी देखी जाती है। ये डिजीज़ एक वायरस के कारण होती है और इसमें माउथ, नोज़ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अफेक्टेड एनिमल्स में एक्सेसिव सलाइवेशन, नेज़ल डिस्चार्ज, माउथ के अंदर सोर्स और चलने में प्रॉब्लम देखी जाती है, जो हूव्स और उनके आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। इस डिजीज़ का नाम ब्लू टंग इसलिए पड़ा है क्योंकि सिवियर केसेस में टंग स्वोलन हो जाती है और पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण उसका कलर ब्लूइश हो जाता है। इस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट ब्लू टंग वायरस होता है, जिसे कॉमनली बीटीवी कहा जाता है। ये वायरस रियोविरिडी फैमिली और भी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये एक आरएनए वायरस है और साइज में काफ़ी छोटा होता है, लगभग 50 से 80 नैनोमीटर्स का। इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर ये वायरस साइटोप्लाज्म में लार्ज इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म करता है। इस वायरस के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिन्हें सीरोटाइप्स कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 24 सीरोटाइप्स रिकॉर्ड किए गए हैं और एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन होने पर दूसरे सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इंडिया में 18 सीरोटाइप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें टाइप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और 21 शामिल हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा वायरस स्ट्रेन्स रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का नंबर आता है। कर्नाटका में सीरोटाइप्स 1, 4, 16 और 18 रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्लू टंग वायरस एनवायरनमेंट में काफ़ी स्टेबल होता है और डिकम्पोजिशन और सोडियम कार्बोनेट से रेजिस्ट करता है, लेकिन 3% सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लू टंग डिजीज़ दुनिया के कई पार्ट्स में पाई जाती है और अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स में कॉमन है, जहां कुछ रीजन्स में ये एंडेमिक है। इस डिजीज़ का पहला डिस्क्रिप्शन अफ्रीका में 1881 में हच्चन ने दिया था, जिन्होंने इसे एपिज़ोटिक कटार कहा। अफ्रीका से ये डिजीज़ धीरे धीरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक फैली। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसका पहला रिपोर्ट पाकिस्तान से 1959 में आया। इंडिया में पहला आउटब्रेक 1964 में महाराष्ट्र में शीप और गोट्स के बीच रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद से ये डिजीज़ देश के कई स्टेट्स में रिपोर्ट होती रही है। ब्लू टंग वायरस की एपिडेमियोलॉजी और इम्यून रिस्पॉन्स को समझने के लिए एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट यूएसडीए के सपोर्ट से सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार के कोलैबोरेशन में कंडक्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट्स यानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान कवर किए गए थे। नेचुरल कंडीशंस में ब्लू टंग इन्फेक्शन मेनली शीप और कैटल में होता है, लेकिन क्लियर क्लिनिकल आउटब्रेक्स ज़्यादातर शीप में ही देखे जाते हैं और ये इंडिया के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में साल भर हो सकते हैं। ये आउटब्रेक्स हैवी इकोनॉमिक लॉसेस का कारण बनते हैं। एक्सोटिक और क्रॉसब्रीड शीप इंडिजिनस ब्रीड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड होती हैं। कर्नाटका में ये डिजीज़ ज़्यादातर नॉर्दर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट होती है, जहां शीप पॉपुलेशन हाई है। आउटब्रेक्स अक्सर साउथ वेस्ट मानसून के बाद और नॉर्थ ईस्ट मानसून के शुरू होने के टाइम पर होते हैं, क्योंकि इस पीरियड में इंसेक्ट वेक्टर्स की पॉपुलेशन पीक पर होती है। पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से सिर्फ 7 स्टेट्स यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सिग्निफिकेंट केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां अटैक रेट बहुत कम से लेकर बहुत ज़्यादा तक रहा है। आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट अटैक रेट देखा गया है, जबकि गुजरात में लोएस्ट। बाकी ज़्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में या तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है या बहुत ही कम केसेस मिले हैं। ब्लू टंग इन्फेक्शन वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर, एल्क, एंटीलोप, कैमल्स और अदर वाइल्ड रिमिनेंट्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। गोट्स में नेचुरल इन्फेक्शन आमतौर पर नहीं होता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्हें इन्फेक्ट किया जा सकता है। इंडिया में कैटल और बफेलोज में क्लिनिकल डिजीज रिपोर्ट नहीं हुई है और मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैटल बीटीवी के रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो बिना सिम्टम्स के वायरस कैरी करके शीप तक पहुंचा देते हैं। जब ब्लू टंग किसी शीप फ्लॉक में पहली बार एंटर करती है तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स अफेक्टेड हो सकते हैं, कभी कभी 50 से 75% तक, और मोर्टालिटी रेट 20 से 50% तक हो सकता है। इस डिजीज़ के कारण एनिमल्स की डेथ, वूल क्वालिटी का लॉस, हूव्स का ओवरग्रोथ और डैमेज और स्किन का रिंकलिंग और क्रैकिंग जैसे सीरियस इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। ब्लू टंग वायरस मेनली इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। इसमें बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों तरह का ट्रांसमिशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल वेक्टर्स स्मॉल बाइटिंग फ्लाइज होते हैं, जिन्हें क्यूलिकॉइड्स कहा जाता है और कन्नड़ा लैंग्वेज में इन्हें कुरुडू नोना के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में क्यूलिकॉइड्स की लगभग 1000 स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्पीशीज वायरस को ट्रांसमिट करने में केपेबल होती हैं। इंडिया में लगभग 42 स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट स्पीशीज जो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है।
जब एक क्यूलिकॉइड फ्लाई वायरस को पिक करती है तो वायरस उसके अंदर डेवलप होने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। उसके बाद ये फ्लाई अपनी पूरी लाइफ के दौरान इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है, जो लगभग 70 दिन तक हो सकती है। ये फ्लाई साइज में बहुत छोटी होती हैं, लगभग 1 से 5 मिलीमीटर्स की, और आसानी से मस्कीटो नेट्स के थ्रू पास हो जाती हैं। ये ह्यूमंस को भी बाइट कर सकती हैं और एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं। क्यूलिकॉइड स्वम्पी एरियाज और स्टैग्नेंट वाटर में अच्छी तरह ब्रीड करती हैं और हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस इनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडियल होती हैं। मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी होता है जब वायरस बिना वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई हुए एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक पहुंच जाता है। शीप कैड, जिसे मेलोफैगस ओविनस कहा जाता है, एक मैकेनिकल कैरियर के रूप में काम करता है। मस्कीटोज भी डिजीज के स्प्रेड में रोल प्ले कर सकते हैं और एडीज और एनोफिलिस स्पीसीज को सस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन उनका रोल अभी तक फुली कंफर्म नहीं हुआ है। जब किसी शीप या किसी और एनिमल को इन्फेक्ट बाइट करता है तो ब्लू टंग वायरस उस बाइट के थ्रू डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। ब्लड में एंटर करने के बाद वायरस पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इस कंडीशन को वायरीमिया कहा जाता है। ये वायरस मेनली ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में सेटल होता है, खासकर माउथ, नोज, टंग, फीट और हूफ के आसपास के एरिया में। शुरुआत में ब्लड वेसल्स में कंजेशन हो जाता है और फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से एडीमा डेवलप हो जाता है। टंग में ब्लड फ्लो स्लो और स्टैग्नेंट हो जाता है, इसलिए टंग का कलर ब्लूइश लग सकता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। टंग का यही ब्लूइश अपीयरेंस ही इस डिजीज को ब्लू टंग नाम देता है। जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है, अफेक्टेड टिश्यूज में नेक्रोसिस शुरू हो जाता है और माउथ और टंग की सरफेस लाइनिंग स्लफ ऑफ होने लगती है। इसके रिजल्ट में पेनफुल अल्सर्स बन जाते हैं, जो स्पेशली टंग के लैटरल बॉर्डर्स पर ज्यादा देखे जाते हैं। मसल्स में डीजेनरेशन और हेमरेजेस भी हो जाते हैं। ब्लू टंग का एक बहुत ही टिपिकल और इंपॉर्टेंट लीजन पल्मोनरी आर्टरी के वॉल में हेमरेज होता है, जो हार्ट के पास होता है। ये हेमरेजेस छोटे स्पॉट्स के फॉर्म में या लंबे पैचेस के रूप में हो सकते हैं और कभी-कभी माइल्ड केसेस में भी दिखाई दे जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ये होता है कि माउथ के डेंटल पैड पर स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 1 हफ्ते से कम होता है। शीप में डिजीज अचानक स्टार्ट होती है, जिसमें हाई फीवर होता है, जो लगभग 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। साथ ही एनोरेक्सिया, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं। लगभग 48 घंटों के अंदर नोज और आई से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। शुरू में ये डिस्चार्ज सेरस होता है, लेकिन बाद में म्यूकोप्यूरुलेंट हो जाता है। एक्सेसिव सलाइवेशन देखी जाती है, जो पहले ड्रूलिंग के फॉर्म में होती है और बाद में रोपी और थिक हो जाती है। माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, खासकर टंग, इंटेंसली कंजेस्टेड और स्वोलन हो जाती है और टंग ब्लूइश कलर की लग सकती है। बाद में टंग के लैटरल बॉर्डर्स पर अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से सलाइवा ब्लड मिक्स्ड हो सकती है। लिप्स, गम्स, डेंटल पैड और टंग में स्वेलिंग और एडीमा कॉमनली देखा जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्वेलिंग की वजह से ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और रेस्पिरेशन नॉइजी हो जाता है। कुछ एनिमल्स में डायरिया या डिसेंट्री भी हो सकता है। कुछ केसेस में लैमिनाइटिस और कोरोनाइटिस भी डेवलप हो जाता है, जो ज़्यादातर तब दिखता है जब माउथ लीजन्स हील होने लगते हैं। ऐसे एनिमल्स लेम हो जाते हैं, लिम्पिंग करते हैं या कभी-कभी रिकम्बेंट हो जाते हैं और खड़े होने से मना कर देते हैं। हूफ के जस्ट ऊपर स्किन पर एक डार्क रेड या पर्पलिश बैंड दिखाई दे सकता है। कुछ रेयर केसेस में हेड और नेक एक साइड को ट्विस्ट हो जाते हैं, जिसे राय नेक कहते हैं। फेस के लोअर पार्ट्स, ईयर्स और जॉज एडिमेटस हो जाते हैं। फ्लीस में ब्रेक इन द स्टेपल भी देखा जा सकता है। कुछ एनिमल्स में वॉमिटिंग होती है और सिवियर केसेस में फूड मटेरियल लंग्स में चला जाता है, जिससे एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप हो सकता है। सिवियर केसेस में क्लिनिकल साइंस के स्टार्ट होने के लगभग 6 दिन के बाद डेथ हो सकती है। कैटल में इस डिजीज को स्यूडो फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है, क्योंकि ये एफएमडी से मिलती जुलती लगती है। कैटल में क्लिनिकल साइंस शीप जैसे ही होते हैं, लेकिन जनरली माइल्डर होते हैं। एक टिपिकल साइन कैटल में मजल का बर्न्ट और क्रैक्ड अपीयरेंस होता है। टीथ्स पर अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं। शीप और कैटल दोनों में अबॉर्शन हो सकता है और कभी-कभी मैलफॉर्म्ड या डीफॉर्म्ड फीटसेस भी एक्सपेल हो जाते हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में वही लीजन्स देखे जाते हैं जो डिजीज के दौरान डेवलप होते हैं, जैसे हेमरेजेस, अल्सर्स, एडीमा और मसल डैमेज। ब्लू टंग का डायग्नोसिस टिपिकल क्लिनिकल साइंस, कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स और लेबोरेटरी कंफर्मेशन पर बेस्ड होता है। डायग्नोसिस का एक मेथड एनिमल इनोक्यूलेशन है, जिसमें इन्फेक्टेड शीप का ब्लड हेल्दी शीप में इंजेक्ट किया जाता है और डिजीज के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट्स भी वाइडली यूज किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट शीप में अच्छा काम करता है, लेकिन कैटल में इफेक्टिव नहीं होता। इसके अलावा अगार जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट और डिफरेंट टाइप्स के एलिजा टेस्ट्स भी डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं। ब्लू टंग को रिंडर पेस्ट और फुट एंड माउथ डिजीज जैसे डिजीजेस से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। शीप और गोट्स के रिंडर पेस्ट में माउथ लीजन्स हो भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन फुट लीजन्स नहीं होते और फीवर के साथ निमोनिया कॉमन होता है। ब्लू टंग और फुट एंड माउथ डिजीज को डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोनों डिजीजेस में माउथ और फीट दोनों अफेक्टेड होते हैं।
इस डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है। माउथ और फुट लीजन्स को पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से जेंटली क्लीन किया जाता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शंस लगभग 5 दिन तक दिए जाते हैं। फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। डिक्लोफेनाक या मेलॉक्सिकैम जैसी मेडिसिन कुछ दिनों के लिए कॉमनली यूज की जाती हैं। एनिमल्स को सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल फीड जैसे जवार, राइस या रागी ग्रूअल जिसमें जैगरी, सॉल्ट और थोड़ा सा कुकिंग सोडा मिला हो, छोटी मात्रा में और फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। डिहाइड्रेशन और वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के साथ 5% डेक्सट्रोज पैरेंटली एडमिनिस्टर किया जाता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए शीप और गोट्स को इवनिंग और नाइट आवर्स के दौरान शेड्स के अंदर रखना चाहिए ताकि इंसेक्ट बाइट से बचाव हो सके। इन्फेक्टेड एनिमल्स को हेल्दी एनिमल्स से आइसोलेट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। शीप का कांटेक्ट इंसेक्ट वेक्टर्स के साथ कम से कम होना चाहिए। इसके लिए शेड के आसपास ड्राई नीम लीव्स जलाकर स्मोक प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। एक होममेड रिपेलेंट मिक्सचर जिसमें केरोसिन ऑयल, क्रश्ड नैप्थलीन बॉल्स, यूकलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स और नीम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स हों, शीप के बॉडी पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आइस को अवॉइड करना चाहिए। इंसेक्ट पॉपुलेशन का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टैग्नेंट वाटर पर केरोसिन ऑयल स्प्रे करके, फील्ड्स में गामा बीएचसी अप्लाई करके, लार्वे को किल करके और मैलाथियन या सुमिथियन जैसे कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके अचीव किया जा सकता है। अल्कोहल में मैलाथियन मिक्स करके स्क्रीन्स पेंट करना भी इंसेक्ट एंट्री को रिड्यूस करता है। इंसेक्ट्स को बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करने के अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है। फ्यूचर में बायोलॉजिकल कंट्रोल शायद एक इफेक्टिव मेथड बन सके। अभी इंडिया में ब्लू टंग डिजीज के प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कर्नाटका, तमिलनाडु और दूसरे स्टेट्स के लोकल वायरस स्ट्रेन्स को यूज करके वैक्सीन डेवलप करने पर रिसर्च चल रही है। साउथ अफ्रीका, यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज में पॉलीवैलेंट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स जो चिकन एम्ब्रियोज या टिश्यू कल्चर्स से प्रिपेयर की जाती हैं, यूज की जा चुकी हैं। लेकिन अगर इन वैक्सीन्स को प्रेगनेंसी के 5th या 6th वीक में यूज किया जाए तो डिफॉर्म्ड लैम्स पैदा होने का रिस्क होता है। किल्ड वैक्सीन्स भी ट्राई की गई हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स ज्यादा एनकरेजिंग नहीं रहे हैं।